नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग बेस थ्योरम को समझेंगे प्रॉब्लम को देखते हुए। चलिए पहला 4 प्रॉब्लम बनाएंगे एनसीईआरटी रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है पहला प्रॉब्लम। बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक balls while the another bag contain 5 red and 6 ball. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from the bag 2. So what we have here, we have 2 bags. Take bag 1, another given name, bag 2. It is already given. Okay. In the bag 1, we have 3 red, 4 black ball. And in the bag 2, we have 5 red, 6 black. Okay. So, one ball is drawn from one of the bag and it is found to be red. So, what will be the probability of getting a red ball? So, to get that one, first we need to choose any one of the bag. ठीक है, चलिए हिंदी में बोलते हैं। तो इनमें से क्या है कि कौन सा बैग सेलेक्ट करना है, तो दोनों को इक्वल आइडेंटिकल है, हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करेंगे। पहला हमारा चॉइस ये होगा कि या तो ये बैग या तो ये बैग। तो बैग 1 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, और बैग 2 का सिलेक्ट करने का इसका भी 1/2। ठीक है, तो ये जो चूजिंग बैग है तो इसको मान लेते हैं E1। ठीक है, चूजिंग बैग 1 ये मेरा पहला इवेंट है। दूसरा इवेंट क्या मान लेंगे हम लोग, चूजिंग बैग 2। ठीक है, और तीसरा इवेंट मानेंगे जो ड्रॉन बॉल होगा, मतलब जो निकाला गया है बॉल, ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, ड्रॉन बॉल इज रेड ये है। आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। तो ये जो ड्रॉन बॉल हुआ, जो बॉल निकलेगा रेड, वो बैग 2 से होने का क्या संभावना है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हाफ है। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हाफ ही है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो यहाँ हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को समझते हैं। ये ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे अगर इंडिपेंडेंट हुए। तो अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट हो तो आपका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लगते हैं, और डिपेंडेंट हुआ तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है सर, पी ऑफ ए मतलब ए होने का संभावना है जब बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। ठीक है, तो हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहता है एक सैंपल स्पेस को आप 3, 4, 5 जितने भी टुकड़ों में तोड़ लीजिए। ठीक है, और वो जो जब तोड़ रहे हैं वो सब सेट जो होंगे वो डिसजॉइन होंगे। ठीक है, ये जो E1, E2, E3 ये डिसजॉइन होंगे। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं आप। और जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपको जो सैंपल स्पेस है वो मिलेंगे। एक तो डिसजॉइन होंगे, और जितने सारे होंगे उनको अगर जोड़ते हैं तो क्या होंगे, सैंपल स्पेस देंगे, मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होंगे। अगर ऐसे सेट मिल जाए तो उन तरह के जो इवेंट या सेट जो है हमारे यहाँ पे तो इवेंट कहेंगे, इस तरह के इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पार्टीशन। ठीक है, अब मान लीजिए एक इवेंट ऐसा हो रहा है जो इसमें भी E1 में भी है, E2 में भी है, E3 में भी है। जैसे इस प्रॉब्लम को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ हमारा जो सैंपल स्पेस है बैग 1 और बैग 2 मिला के है। ठीक है, अगर आप इसमें ड्राइंग करना चाहेंगे, मान लीजिए आपने इस पूरे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। तो बैग 1 में आपको क्या दिख रहे हैं, 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। इसमें क्या दिख रहे हैं, 5 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। अगर गौर से देखते हैं, अगर हम रेड बॉल सेलेक्ट करते हैं ए, तो इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है। तो
ए होने का क्या संभावना है, मतलब रेड आने का क्या संभावना है। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रूल लगाएंगे। तो क्या होगा, पहले ये वाला है ना, आप इसमें निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब बैक 1 सेलेक्ट किए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 ऑलरेडी अकर्ड। जब E1 हम सेलेक्ट कर लिए तो ए आने का क्या संभावना है, मतलब रेड बॉल आने का क्या संभावना है, प्लस या तो इसमें जाएंगे अगर हम बैक 2 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया E2, और फिर रेड बॉल आने का क्या संभावना है जब हमने बैक 2 को सिलेक्ट कर लिया। ये है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आप रेड बॉल निकाल दिए, पर ये रेड बॉल बैक 2 में होने का क्या संभावना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने निकाल लिया है, यहीं पे है, ठीक। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, पी ऑफ ए, तो आपका पी ऑफ U1 इंटू पी ऑफ ए U1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम क्या है, ये वाला पार्ट है ना, क्योंकि E इंटरसेक्शन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 अकर्ड। इसमें अंतर यही है, ठीक है। अब आप वैल्यूड है ये सर, P2 क्या है सर, हाफ है, लो हो गया। P ऑफ ए E2 मतलब जब आप बैग 1 चूज़ किए थे, रेड बॉल आने का क्या संभावना है सर, 3/7, क्योंकि टोटल कितने हैं 7, उसमें रेड बॉल कितने 3, तो 3/7 प्लस, नॉट प्लस, नीचे चले जाएंगे, इसमें भी क्या होगा आपका, अच्छा सॉरी बैक 2 चूज़ किए थे तो 5/11, ओके माई मिस्टेक, 5/11 हमारा टारगेट ये था। आप क्वेश्चन अगर मान लीजिए यहाँ पे बैक 2 चूज़ करता तब आप ऊपर में ये वाला पार्ट को लिखते हो, नीचे यही रह जाता, ठीक है, यही अंतर है। तो बैक 2 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इसमें चला जाएगा 1/2 इंटू क्या है सर, 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। इसको सॉल्व करने से हमारे रिजल्ट हमें मिल जाएंगे, उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 5/22, 3/14 प्लस 5/22, एलसीएम लीजिए, रिसिपल कीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहना है, कह रहा है यहाँ पे 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस है, जैसे पहला वाला में हमने 2 देखे थे, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस है। मान लीजिए बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच कंटेनिंग 2, दोनों में 2 कॉइन करके है। पहला वाला बॉक्स में 2 कॉइन है, दोनों गोल्ड है, तो जी और जी यूज करते हैं। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर, दोनों सिल्वर कर, तो हम लोग एस से डिनोट करते हैं 2 कॉइन को, ठीक है। अब ऐसे करके गोल्ड करके भी लिख सकते हैं, सिंपली एस एस लिखिए, जी जी लिखिए। एंड नेक्स्ट वन, थर्ड में क्या है, एक गोल्ड है एक सिल्वर है, ठीक है, अच्छी बात है। तो जब आप निकालेंगे कॉइन को, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, बॉक्स को चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका चॉइस होगा बॉक्स चूज करना। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे E1 जो इवेंट होगा वो क्या होगा, चूजिंग बॉक्स 1 है ना, ये हमारा पहला हो गया। E2 हम मान लेते हैं चूजिंग बॉक्स 2 एंड E3 मान लेते हैं चूजिंग बॉक्स 3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक आउट अ कॉइन इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉन कॉइन इज ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड, ये हमारा है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट कॉइन निकाल रहे थे वो गोल्ड होंगे, तो क्या चांसेस है जो दूसरा वाला भी उसमें जो होगा वो गोल्ड होगा। तो कौन सा बॉक्स का केस है, वो इसी बॉक्स का है, क्योंकि इसमें देखिए अगर गोल्ड निकाल लेते तो सिल्वर बचता है और इसमें तो एक भी गोल्ड नहीं है, तो या तो बॉक्स 1 होता या तो बॉक्स 3 होता। पर बॉक्स 1 क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड वाला भी बोल रहा है कि पहला वाला अगर निकाल लेते हैं तो जो बचा है वो भी गोल्ड होंगे। तो वो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, बॉक्स 1 होने का क्या संभावना है, गोल्ड तो इसमें भी है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 मतलब U1 व्हेन ऑलरेडी ए अकर्ड, मतलब फर्स्ट कॉइन जो निकल गया है वो गोल्ड निकल गया, अब क्या चांस है वो जो कॉइन निकला है वो बॉक्स 1 से होगा। ठीक है, ये बेस थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाना है। ठीक है, और इसको तोड़ेंगे, तो इसमें आप इसको अगर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाने के लिए क्या होगा सर, मतलब जब बॉक्स 1 चूज़ किए ए आने का क्या संभावना है, तो हम लोग बॉक्स 1 चूज़ किए तो ए आने का क्या संभावना है जब बॉक्स 1 चूज़ किए थे, प्लस क्योंकि आपको जो कॉइन निकलेंगे वो उसको निकालने के लिए तीनों का चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब चूज़ करेंगे तो बॉक्स E2 से गोल आने का क्या चांसेस है, जब बॉक्स E3 चूज़ करेंगे है ना, मतलब E3 इवेंट मतलब चूजिंग बॉक्स 3, तो गोल आने का क्या संभावना है। ठीक है, डिवाइड बाय हमारा टारगेट क्या है U1 इंटरसेक्शन ए, तो इसमें आप तोड़िएगा। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रूल है ना, क्योंकि डिपेंडेंट है तो इस पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेंगे सर, E1 का टारगेट यही है, इसी को उठा कर बिठा दीजिए, फेवरेबल आउटकम है ना, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। तो इसमें आप लिख लीजिए आपका टारगेट क्या है, P ऑफ E1 है ना, तो क्या हो जाएंगे P ऑफ E1, P ऑफ E2 एंड P ऑफ E3, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा 1/3 होगा, क्योंकि ऑल आर आइडेंटिकल, तीनों को बराबर गिनने का हक है, इसका मतलब इक्वली लाइकली आउटकम है तीनों। ठीक है, तो 1/3 1/3 1/3, और अगर आप अलग से निकालना चाहते हैं पहले इन सबको, वो भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप यहाँ डायरेक्ट बिठा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बाई बेस थ्योरम है ना, इसको लिख दीजिएगा तो और अच्छा होगा। ठीक है, बाई बेस थ्योरम हम लोग को ये मिलता है। एक्चुअली आप इसको नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्ट ये लिखेंगे वो भी ठीक है। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखे, अगर आपको समझ में आता है डायरेक्ट आप इसको लिखिए। अब आप वैल्यू बिठाइए, जब हमने बॉक्स 1 चूज़ किया उसको प्रोबेबिलिटी 1/3, गोल आने का संभावना है कितना है 100%, क्योंकि दोनों ही गोल्ड है ना, प्लस अच्छा प्लस नीचे, नेक्स्ट क्या होगा सर, तो पहला वाला उतर जाएगा, प्लस जब बॉक्स 2 चूज़ किए 1/3, गोल आने का क्या संभावना है 0, एक भी नहीं है गोल्ड, तो 0 होंगे प्रोबेबिलिटी है ना, प्लस 1/3, गोल आने का कितना संभावना है सर, 2 में से 1, तो 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता आप सॉल्व कर पाएंगे। 1/3 डिवाइडेड बाई क्या होगा सर, 1/3 प्लस 1/6, फिर 1/3 इंटू एल्सियम करेंगे, एल्सियम 6 आता है वो ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, आपको 3 है ना, इस तरफ में आपको 3 मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 मिलेंगे, 2 + 1 3, कट के 2, आपको मिलता है 2/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शायद आपको कुछ ग्रिप आ रहा होगा, फील हो रहा होगा बेस थ्योरम के बारे में, चलिए इसको भी देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है आपके पास, उस फैक्ट्री में 3 मशीन लगे हुए हैं। ठीक है, 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। आप ऐसे ही लिखिएगा, एग्जाम में भी आप इस तरह से ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर क्या हुआ, मशीन मैन्युफैक्चर है ना, मैन्युफैक्चर क्या बोल, कितने % का मशीन है, कितना % मैन्युफैक्चर करता है, 25% इफिशिएंसी है मैन्युफैक्चर करने का। मशीन बी को 35% है एफिशिएंसी, और इसका है
40% मैन्युफैक्चर करने का, है ना। और डिफेक्टिव, ये जो 25% मैन्युफैक्चर किया उसमें डिफेक्टिव होने का क्या चांसेस है, डिफेक्टिव बोल्ट होने का क्या चांसेस है, वो है आपके यहाँ लिखे हुए हैं 542, मतलब रिस्पेक्टिवली है, तो 5%, 4% एंड 2%। ठीक है, इसमें चूजिंग वाला बात नहीं आ रहा कि मशीन ए चूज़ कर रहे हैं फिर क्या हो रहा है, यहाँ बोल दिया गया मशीन ए जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 25%, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जब हम लोग ए बैग का मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, 25/100। तो मान लेते हैं चूज़, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इवेंट, इवेंट से आपको मालूम चलेगा इवेंट क्या होगा, हम बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए, है ना, E1 मानेंगे बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए। ठीक है, E2 क्या मानेंगे हम लोग, जो बोल्ट है मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी, और E3 मान लेंगे हम लोग बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन सी, और ए मानेंगे जो ड्रॉन बोल्ट होगा, मतलब अगर आप बोल्ट निकालते हैं, बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव हो गया तो ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, ये मान लेंगे ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आपसे बाय बेस थ्योरम लिखेंगे। ठीक, पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी, मतलब आपने क्या किया, बोल्ट निकाल लिया, जो निकाले वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव के लिए ए हो गया, ये निकाल लिए। ठीक है, गिवन दैट डिफेक्टिव, वो मशीन बी होने का क्या चांसेस है, तो E2 लिखेंगे। ये आपका टारगेट है, इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, probability of A when E1 is already occurred plus probability E2 when probability E2 occurred plus probability E3 when E3 already occurred, एंड हमारा टारगेट क्या है सर, E2, तो E2 के लिए कौन सा सेट है, ये वाला। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो सर इसमें सर क्या क्या दिया हुआ है, इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे आपको P ऑफ U1 दिया हुआ है, आपको P ऑफ A U1 दिया हुआ है ना, A व्हेन U1 इज ऑलरेडी अकर्ड कितने सर, 25%, दैट मीन्स 0.25 प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या होगा 0.05। P2 में आते हैं, कितने हैं सर 35/100, दैट मीन्स 0.35, इसका क्या होगा 4/100, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जब आपने मशीन चूज़ किया उसमें डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है 4%, दैट मीन्स 4 बाई, हम लोग क्या लिखेंगे 100, दैट इज क्या मिलेंगे 0.04, एंड अगर मशीन सी चूज़ करते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट कितना है 0.40, और डिफेक्टिव होने का क्या चांसेस है, E3 चूज़ करते हैं तो आपको है 0.02। ठीक है, ये पूरा डेटा है, यहाँ उठा के आप बिठा दीजिए, तो फिर सॉल्व कीजिए। क्या है सर, E2 वाला बात है तो 0.35 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 0.05 प्लस 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.040 इंटू 0.0, थोड़ा मेहनत होंगे पर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक, द लास्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, क्या कह रहा है, अच्छा, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, डॉक्टर विजिट करेंगे पेशेंट को। ठीक है, अब विजिट करेगा पेशेंट को तो डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर है, ठीक है, पेशेंट को विजिट करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकता है, मीन ऑफ, या तो ट्रेन यूज़ कर सकता है, पहला वाला बोल रहा है ट्रेन से आ सकता है वो, या तो बस से आ सकता है, या तो स्कूटर से आ सकता है, ठीक है, या तो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ सकता है। अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बोले तो अपना पर्सनल कार वगैरह, बस जो भी है, ठीक है, अदर
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब क्या बोल रहा है उसका ट्रेन से आने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 3/10 यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, और बस से आने का 1/5, स्कूटर से 1/10 एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने का 2/5 है। तो हम लोग पहले चूज कर लेंगे। तो क्या है सर, पहला U1 क्या हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, कम्स बाय बस, है ना, डॉक्टर कम्स बाय बस, डॉक्टर क्या होगा, कम्स बाय सॉरी ट्रेन, ये मेरा पहला है। दूसरा E2 क्या मानेंगे, डॉक्टर कम्स बाय बस। तीसरा इवेंट क्या मानेंगे, डॉक्टर किससे आ सकता है, स्कूटर से। एंड द फोर्थ वन क्या मानेंगे, डॉक्टर क्या यूज कर सकता है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अच्छी बात। और अब सर ये क्या होगा, चलिए क्वेश्चन में देखते क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर, उसका लेट होने का संभावना है क्या है, 1/4, 1/3, 1/12 इफ ही कम्स बाय बस, ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली। अगर ट्रेन से लेट आता है तो उसका लेट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। अगर वो बस से आते हैं तो बस से लेट होने का क्या प्रोबेबिलिटी, 1/3। और अगर वो स्कूटर से आते हैं तो 1/12 होने का प्रोबेबिलिटी है। बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर वो इससे आते हैं तो ही विल नॉट बी लेट, मतलब वो लेट नहीं होंगे। ठीक है, व्हेन ही अराइव, देन व्हेन ही अराइव ही इज लेट, जब वो आता है वो लेट हो गया, तो उसका मतलब डॉक्टर अराइव, क्या लिखेंगे, डॉक्टर अराइव लेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इवेंट। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बाय बेस थ्योरम से हमें क्या मालूम चलता है, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि हम लेट हो रहे हैं, ठीक है, लेट हो रहे हैं, तो क्या संभावनाएं हैं कि वो ट्रेन से लेट होगा, मतलब ट्रेन से आ रहा है, तो E1 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए पहले आपको ले लीजिएगा, यहाँ आपको U1 है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ये ऑलरेडी अकर्ड, डिवाइड बाय जितने सारे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ए व्हेन E1 अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A when E2 occurred plus probability of E3 when probability of E3 occurred plus probability of E4 into probability of A when E4 occurred। ठीक है, तो इनका भी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ये गिवन है सर, केस किसका, P1 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है 3/10 लिखेंगे। PE2 भी दिया हुआ है सर, 1/5 है। PE3 भी दिया हुआ है, 1/10 है। एंड PE4 भी हमें अवेलेबल है, दैट इज 2/5। ठीक है, और सर अगर वो E1 से आता है, ठीक है, अच्छा E1 से आता है तो लेट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी दिया है हमें 1/4, है ना। तो अगर E2 से आता है तो लेट होने का क्या संभावना है, 1/3। अगर वो E3 से आता है तो लेट होने का क्या संभावना है, 1/12। एंड अगर वो E4 से आता है तो उसका लेट होने का क्या संभावना है, 0, लेट होगा ही नहीं। ठीक है, फेवरेबल है ही नहीं इसका, यहाँ बोल दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, पूरी के पूरे डेटा, तो आपका रिक्वायर रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।